Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mrigang Bharadwaj and I am your English educator. As you all know, AFCAT 2 2020 is scheduled on 3rd and 4th of October. So I will discuss an AFCAT model paper of English language with you. So let's begin. Now first of all, some instructions for candidates. In AFCAT examination, time allotted for you is 2 hours. ठीक है. After that, total number of questions. AFCAT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. Each question is of 3 marks. ठीक है. एक क्वेश्चन जो है उसके आपको 3 नंबर मिलते हैं. 1 mark will be deducted for every wrong answer. तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी विशेष ख्याल करना है. ठीक है. 1 नंबर आपका कटेगा अगर आपने गलत जवाब दिया. No mark will be deducted for an unattempted question. ठीक है. और अगर आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे. तो ये ज़्यादा ठीक है. तो आप गैस ना करें पेपर में. Do not write on the question paper or make any mark on it. क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ लिखना नहीं है, ना ही उस पर कोई मार्किंग करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? 300 मार्क्स का हो गया. क्लियर. अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो है आपको दिया है एक पैसेज. इंस्ट्रक्शन देखिए. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है और फिर आंसर करने हैं. जैसे हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग इजीली आंसर कर पाएंगे. आपको दिया है इन स्प्रिंग. स्प्रिंग का जो सीजन होता है, पोलर बेयर मदर्स इमर्ज फ्रॉम डेंस विद 3 months ओल्ड कब्स. स्प्रिंग का जो सीज़न है, ठीक है, उसके अंदर पोलर बेयर, ठीक है, आप जानते ही हैं भालू जो बर्फ़ में रहते हैं, उन पोलर बेयर मदर्स मतलब मादा पोलर बेयर्स जो हैं, इमर्ज फ्रॉम डैन. डैन हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? गुफा. गुफा के लिए एक और वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं? केव. तो जो मादा पोलर बेयर्स है वो गुफा से बाहर निकलती हैं स्प्रिंग के अंदर विथ 3 months ओल्ड कब्स. 3 महीने के जो छोटे पोलर बेयर्स होते हैं उनके साथ. द मदर बियर हैज़ फास्टेड फॉर एज लॉन्ग एज 8 months बट दैट डजंट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व्स. जो मदर बेयर हैं, जो मादा भालू हैं, पोलर बेयर हैं, वो 8 महीने से फास्ट पे है, मतलब उन्होंने कुछ खाया नहीं है. ठीक है. फास्ट आप जानते हैं व्रत को बोलते हैं. तो 8 महीने से जो मादा पोलर बेयर है उसने कुछ नहीं खाया. बट दैट डजंट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो छोटे बच्चे या जो कब्स हैं, जो शिशु पोलर बेयर्स हैं, वो उससे कुछ उम्मीद नहीं करते, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग फूड वो बेयर को फुलफ़िल नहीं करनी पड़ती है. वो मादा बेयर को, उनको जो भी जो छोटे शिशु हैं पोलर बेयर्स के, उनको कुछ खिलाना पड़ता है. इफ़ देयर आर ट्रिपलेट्स, अगर ट्रिपलेट्स हो जाए, मतलब अगर जो मादा भालू है उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है, the most persistent stands to gain an extra meal at the expense of others. तो एक एक्स्ट्रा मील भी उसको एक तरीके से अरेंज करना पड़ता है मादा भालू को उन बच्चों के लिए. The smallest of the cubs forfeits many meals to stronger siblings. और साथ ही साथ जो सबसे छोटा शिशु होता है, सबसे छोटा जो कब होता है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है बजाय स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स के. अगर फॉर एग्जांपल ट्रिपलेट 3 में से जो पहले 2 हैं वो थोड़े मजबूत हैं, बड़े हैं, तो जो सबसे छोटा है उसको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है.
फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कब्स बट टेंड टू इग्नोर फैमिली राइवलरी और फूड। फीमेल्स जो हैं, मादा जो भालू हैं, पोलर बेयर है, वो अपने कब्स को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है, उनकी काफ़ी सुरक्षा करती हैं, लेकिन फैमिली राइवलरी को वो क्या करती हैं, इग्नोर करती हैं भोजन के ऊपर। अगर किसी और कम्युनिटी से, पोलर बेयर से उनका झगड़ा भी है तो भी वो उसको इग्नोर कर देती है अगर वहाँ से उनको फूड मिल रहा होता है तो। क्यों? क्योंकि केवल उनका अपने बच्चों को खिलाना है, बच्चों का ध्यान रखना है। इन 21 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफिंग पोलर बेयर्स, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ऑथर है जिसने ये पैसेज लिखा है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो ऑथर बता रहा है कि जो 21 साल का उनका अनुभव रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, आई हैव ओनली वंस सीन द स्मॉलेस्ट ऑफ ट्रिपलेट्स सर्वाइव टिल ऑटम। सबसे उन्होंने बताया कि भी जो ट्रिपलेट्स हैं जो होते हैं, 3 बच्चे अगर होते हैं तो उनमें से जो सबसे छोटा होता है वो ऑटम तक सर्वाइव होते हुए केवल उन्होंने एक बार ही देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैसेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, फीमेल पोलर बेयर्स गिव बर्थ ड्यूरिंग। फीमेल पोलर बेयर्स जो हैं वो अपने बच्चों को कब जन्म देती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बताया कि भी स्प्रिंग के अंदर जो है उनको 3 महीने वो बाद आई हैं और 8 महीने से पहले ऑलरेडी हैं। तो 8 + 3 कितना हो गया, 11 मंथ्स। तो स्प्रिंग से जो पीछे अगर हम लोग 11 महीने जाते हैं तो कौन सा सीजन आता है दोस्तों, विंटर सीजन आता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि मदर बेयर जो होती है, मादा जो भालू है, टेक साइड्स ओवर कब्स, अपने कब्स का साइड लेती हैं। लेट दी कब्स फीड फॉर देमसेल्व्स, कब को बोलती हैं कि वो खुद अपने भोजन की व्यवस्था करे। फीड्स ओनली देयर फेवरेट्स, केवल अपने फेवरेट्स को फीड करती हैं। सीज दैट ऑल कब्स गेट एन इक्वल शेयर, या ये देखती हैं कि जो सारे कब्स हैं उनको बराबर हिस्सा मिले। तो यहाँ पे देखिए बराबर हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि भी वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा मील दिया जाता है छोटे वाले को, स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स। ठीक, तो ये नहीं होगा। अपने खाली फेवरेट को फीड करती हैं ऐसा भी नहीं है, उसको ज़्यादा ज़रूर दिया जाता है, बट जो बड़े हैं उनको भी मिलता है। लेट द कब्स फीड फॉर देमसेल्व्स, अपने आप से भोजन प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा कि टेक साइड्स और कब्स। भी कब्स जो है भाई 3 बच्चे हैं तो साइड लेती हैं, भी जो छोटा वाला है उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार किया जाता है, ज़्यादा उसकी केयर की जाती है, ज़्यादा खाने को उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद रेफरेंस टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, पैसेज में जो जानकारी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, ये कुछ यहाँ पे हमने अजम्पशंस यानी कि धारणाएं बनाई हैं। तो हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पोलर बेयर्स फास्ट एज लॉन्ग एज 8 मंथ्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, कि जो पोलर बेयर्स होते हैं, जो बर्फ़ के भालू होते हैं, वो 8 महीनों तक इसलिए फास्ट करते हैं कि भी व्रत के जैसा उनका निकलता है, क्योंकि वहाँ पे शिकार की कमी है या शिकार अवेलेबल नहीं है। तो पैसेज में ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो ये एक तरीके से हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। एक आपको दिया है कि पोलर बेयर्स ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स, विच ऑफ द अजम्पशंस गिवन अबव इज आर ट्रू, कि पोलर बेयर्स हमेशा ट्रिपलेट 3 बच्चों को एक साथ जन्म देते हैं। तो पैसेज के अनुसार ऐसा नहीं है, कोई कंफर्मेशन पैसेज ने हमें नहीं दी है। तो ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, दोनों भी सही नहीं है। सही आंसर जो बनेगा वो ये कि ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन हमें दिया है क्वेश्चन 4 to 9 कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस अगेंस्ट ईच नंबर, कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज करना है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट क्या होता है दोस्तों, जब हमें कोई भी एक पैसेज ब्लैंक्स के साथ दिया जाए तो उसको हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पूरे इंग्लिश सेक्शन का सबसे टफ सेक्शन ये माना जाता है। तो इसको करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस पूरे क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ जाइए। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस चूज करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है एज होम इंटरटेनमेंट, अगर घर के जो
इंटरटेनमेंट की बात की जाए, टेलीविजन इज़ रैपिडली बिकमिंग मोर डैश देन एनी अदर फॉर्म। तो टेलीविज़न जो है उसको लगातार दूसरे जो संसाधन है घरेलू इंटरटेनमेंट के, उनसे ज़्यादा टेलीविज़न की बातचीत होती है। अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल डैश एक्चुअली सी द सीन डैश क्वेश्चन एंड द मूवमेंट ऑफ द फिगर्स। की कोई भी न्यूज़ या कोई भी इंटरटेनमेंट का साधन हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहज बन जाती है जब आप सीन को देख पाए और आपको मूवमेंट नज़र आए किसी चीज़ को। एक तो देखना और सुनना, तो सुनने से ज़्यादा देखने में आपको फील आता है। फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द डैश ऑफ द होम एंड अ वैरायटी ऑफ शोज आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर टीवी की बात करें तो फिल्में आप घर पे बैठकर आराम से देख सकते हैं और आपको अलग अलग वैरायटी के शोज भी आप टीवी पे देख सकते हैं। One of the advantages of travel program is the dash of far away places which many viewers would not dash see। अब ट्रैवल प्रोग्राम की अगर एडवांटेज की बात करें कि भाई जैसे टीवी के अंदर आप बैठे हैं, घर पे आप बैठे हैं, टीवी पे आप कुछ देख रहे हैं और कोई ट्रैवलिंग का शो है, तो उसके अंदर आप बहुत दूर दूर की चीज़ें देख पाते हैं। कि भाई जैसे कोई एग्जांपल शो आ रहा है जिसमें अमेरिका के ऊपर कुछ दिखा रहा है, न्यूयॉर्क दिखा रहा है, तो भले ही आप कभी न्यूयॉर्क नहीं जा पाए, लेकिन टीवी के उस शो के माध्यम से आपने न्यूयॉर्क देख लिया। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मदद करती है जो हो सकता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाते। तो ये इस तरीके से पैसेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एज होम एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज़ रैपिडली बिकमिंग मोर डैश। क्या बन रहा है? तो टेलीविज़न लगातार इंटरेस्टिंग बन रहा है, पॉपुलर बन रहा है, पावरफुल बन रहा है, पर्पसफुल बन रहा है। तो टेलीविज़न जो है होम एंटरटेनमेंट के तौर पे लगातार लोकप्रिय बन रहा है, लोगों में पॉपुलर बन रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल डैश एक्चुअली सी द सीन। जब लोग उसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों? कैपेबल, ठीक है, कैपेसिटी की बात हो रही है, क्षमता की। तो पास्ट में भी आप जानते हैं मॉडल कैन जो है वो आपको कैपेसिटी के बारे में बताता है, और ये पूरी चर्चा किस में चल रही है? पास्ट टेंस में चल रही है। तो पास्ट में कैन का क्या हो जाता है दोस्तों? कुड। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा कुड, ठीक है। बिकमिंग मोर पॉपुलर व्हेन पीपल कुड एक्चुअली सी द सीन। और सीन कहाँ पे देखेंगे लोग दोस्तों? पीपल कुड एक्चुअली सी द सीन डैश ऑफ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन, एज क्वेश्चन, इन क्वेश्चन। तो लोग जो है वो सीन को देख पाते हैं इन क्वेश्चन एंड द मूवमेंट ऑफ फिगर्स, फिगर्स का मूवमेंट भी। फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द डैश ऑफ द होम। फिल्म्स जो है वो कहाँ पे देखी जा सकती है? सराउंडिंग्स ऑफ द होम, असिस्टेंस ऑफ द होम, कंफर्ट ऑफ द होम, प्रिविलेज ऑफ द होम। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कंफर्ट ऑफ द होम। कंफर्ट का मतलब जो आरामदायक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा कि जो घर के आरामदायक वातावरण है वहाँ पे हम लोग टीवी में बैठ के देख सकते हैं। आगे देखिए, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवल प्रोग्राम्स। ट्रैवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे डिस्कवरी पे हम लोग देखते हैं, तो ट्रैवल प्रोग्राम्स के जो एडवांटेज होते हैं उसमें आप दे सकते हैं डैश ऑफ फार अवे प्लेसेस। क्या देख सकते हैं? इमेज देख सकते हैं फार अवे प्लेसेस की। पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर दे सकते हैं, पिक्चर का भी मतलब तस्वीर, ग्लिम्पसेस मतलब झलक, तो झलकियाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कि ट्रैवल प्रोग्राम्स का एडवांटेज क्या है कि हम लोग ग्लिम्पसेस देख सकते हैं फार अवे प्लेसेस के, विच मैनी व्यूअर्स, जिसको बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शकगण हैं, वुड नॉट डैश सी पॉसिबल रेदर एल्स अदरवाइज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रेदर एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हमें नकारात्मक शब्द ही चाहिए कि जो हम लोग नहीं देख पाते। देखिए नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? रेदर, वुड नॉट रेदर सी। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 to 13 है, इसमें हमको जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग, जो अर्थ में सबसे नज़दीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनोनिम भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, समानार्थी। तो हमें सेम मीनिंग वर्ड यानी कि सिनोनिम बताना है। फर्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है इंट्रांजिजेंट, ठीक है। तो इंट्रांजिजेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, रिजिड हो, ठीक है, जो विचारों को लेकर के
सख्त हो, विचारों को लेकर सख्त हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्रांसिजेंट। तो ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है जिसके पास अथॉरिटी हो, हैविंग अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जिसके पास कोई निर्णय लेने की ताकत या क्षमता। इम्पर्सनल का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, मतलब आप मित्रवत नहीं है। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रयास और ऊर्जा की ज़रूरत है उसको हम लोग स्ट्रेनुअस बोलते हैं। फिर डी ऑप्शन है हमारे पास अनबेंडिंग। तो अनबेंडिंग का अर्थ यही होता है कि जो रिजिड है, सख्त है, जो विचारों को लेकर सख्त है। तो यहाँ पे इंट्रांजिएंट का जो आंसर है वो डी ऑप्शन अनबेंडिंग बन जाएगा। अनबेंडिंग जो है वो इंट्रांजिजेंट का सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना, भयभीत करना, ठीक है, या फिर डराना। तो भयभीत करना या डराना के लिए एक और वर्ड है हमारे पास, फ्राइटन। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। फ्राइटन सिनोनिम होगा इंटिमिडेट का। मिसलीड का मतलब होता है कि किसी को गलत दिशा में आगे बढ़ाना। मिसप्लेस का मतलब होता है किसी वस्तु को गलत स्थान पर रख देना। डेमोरलाइज का अर्थ होता है दोस्तों हतोत्साहित करना, ठीक है, किसी का मनोबल तोड़ना। आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड है हमारे पास। अगेन इनका हमें क्या बनाना है दोस्तों, सिनोनिम बताना है। क्लियर। हमारे पास इस बार वर्ड है स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक का अर्थ होता है दोस्तों इर्रेगुलर। हिंदी की अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं छिटपुट या फिर कभी कभार। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा एक वर्ड है ओकेजनल। तो ओकेजनल का मतलब कभी कभार, अवसर, ठीक है। ओकेजन एक और वर्ड हमारे पास बनता है, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो अवसर कभी कभी आते हैं, जैसे दिवाली का अवसर, होली का अवसर, इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे सिनोनिम बनेगा स्पोरेडिक का। ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है, कोई एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है, जैसे कि अभी कोविड-19, ठीक है। अब ये विश्व स्तर पर फैली हुई है तो इसके लिए एक और बड़ा नाम आ जाता है पैंडेमिक। जबकि अगर खाली भारत में कोविड-19 होता तो उसको आप एपिडेमिक भी बोल सकते थे। वर्लिंग का मतलब होता है लगातार गोल घूमना, ठीक है दोस्तों। वर्लिंग का अर्थ क्या होता है, लगातार गोल घूमना, ठीक है। तो कपड़े जो वॉशिंग मशीन में होते हैं वो लगातार गोल घूमते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन का नाम है वो क्या है, वर्लपूल। स्टेगनेंट का मतलब होता है स्टिल, जो रुका हुआ हो, ठीक है, रुका हुआ हो, या फिर और आप क्या बोल सकते हैं, जो स्थिर हो, ठीक। दूसरा वर्ड है जेनेसिस। तो जेनेसिस का अर्थ होता है दोस्तों शुरुआत, ठीक है, स्टार्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिनोनिम ढूंढने जाऊँगा तो बी ऑप्शन बिगिनिंग, ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब ही स्टार्ट या फिर शुरुआत। स्टाइल आप जानते ही हैं, अलग अलग तरीके से। मूवमेंट, ठीक है, गतिमान, किसी चीज़ का चलना। रेलेवेंट का मतलब होता है संबंधित, ठीक है, इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं आप, रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 to 17। अब यहाँ डायरेक्शन देखिए, चूज द वर्ड इज विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग। इस बार हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट को हम लोग और क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटोनिम बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विलोम शब्द भी कहा जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड है दोस्तों मैनवोलेंट। मैनवोलेंट का मतलब होता है वन हु वॉन्ट्स टू हार्म अदर्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, ठीक है, नुकसान पहुंचाना हो, नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसको हम लोग मेलवोलेंट बोल सकते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, काइंडली। काइंडली का मतलब होता है दया से भरा हुआ, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। वैक्यूअस का मतलब होता है दोस्तों लैकिंग आइडियाज और
इंटेलिजेंस, जिसके अंदर विचारों की या बुद्धि की कमी हो उसको हम लोग वैक्वस बोलते हैं। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है दोस्तों मिक्स्ड यानी कि मिला जुला, और प्राइमेटिव का अर्थ होता है एंशिएंट यानी कि पुराना। ओके दोस्तों, ओल्ड भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड है पुरगेटरी। ठीक है, पुरगेटरी जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू punishment according to ओल्ड रोमन कल्चर। पुराने रोमन कल्चर से संबंधित जो पनिशमेंट्स दिए जाते थे, जो दंड या सजा दी जाती थी, उसको हम लोग पुरगेटरी बोलते थे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास रिवार्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार। सेलेस्टियल का मतलब होता है जो पनिशमेंट से संबंधित ना हो रोमन कल्चर के अनुसार, जो किसी को सम्मान देने से संबंधित हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेस्टियल हमारा आंसर बनेगा। फ्लॉलेस का मतलब होता है विदाउट एनी एरर, बिना किसी गलती के। ठीक है, एकदम परफेक्ट, करेक्ट, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फ्लॉलेस। प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है दोस्तों नज़दीकी, तो आप बोल सकते हैं क्लोजनेस। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन यहाँ पे आपको एंटोनिम ही बताने। वर्ड आपके पास दोस्तों क्लीमेंसी। तो क्लीमेंसी का अर्थ होता है फुल ऑफ काइंडनेस, दया से भरा हुआ। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, दया से भरा हुआ। अब यहाँ पे वर्ड आपको दे रखा है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल यूज किया जाता है अ पर्सन हु इज एट अ लो प्रोफाइल इन पुलिस और आर्मी। एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस या आर्मी में छोटे पद पे हो, उसके लिए कॉर्पोरल कहा जा सकता है। इनटॉलरेंस मतलब जिसके अंदर दया ना हो, जो किसी चीज़ को स्वीकार ना करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ आप जानते हैं समझौता। सेंसिबिलिटी का मतलब होता है समझदारी। ठीक है, इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस जो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लीमेंसी का एंटोनिम क्या बनेगा दोस्तों, इनटॉलरेंस। वर्ड है आपके पास कैजोल। कैजोल का मतलब होता है दोस्तों मनाना, राजी करना। ठीक है, तो अगर कैजोल की हम लोग बात करें तो कैजोल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे दोस्तों, वर्ड हो जाएगा परसुएड, वर्ड हो जाएगा कन्विंस। ठीक है, वर्ड हो जाएगा आपका इनवीगल। तो ये सारे सिनोनिम होंगे किसके, कैजोल के। अब यहाँ पे वर्ड है नेस्टेल। तो नेस्टेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू बी प्रोटेक्टेड, किसी के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाना या किसी के संरक्षण में होना। सिसेट का मतलब होता है टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र बनना। बुली का मतलब होता है किसी को नाराज करना। तो मनाना का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को नाराज करना। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। बुली एंटोनिम है कैजोल का। मॉइस्टन का मतलब होता है किसी चीज को नम करना। क्लियर, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आपको दिया है चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेजेस। हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, उनका हमें मीनिंग बताना है जो सही हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको फ्रेज दिया है इन विल एंड वो। तो इन विल एंड वो का मतलब, विल का मतलब होता है जब अच्छा समय चल रहा हो, रिलेटेड टू हैप्पीनेस। वो मतलब जब दुख की घड़ी हो, सैडनेस। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑप्शन की, तो बाई हुक और क्रुक तो खुद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके। तो ये नहीं होगा। ड्यूरिंग इलनेस मतलब बीमारी के दौरान, ये भी नहीं होगा। इन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्ध हो, जब आपके पास धन संपत्ति हो, तो वो क्या है, हैप्पीनेस। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, मतलब सैडनेस से रिलेटेड। तो इन विल एंड वो का जो आंसर बनेगा वो बनेगा इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। एक आपको वर्ड दे रखा है ग्लोब ट्रॉटर्स। ठीक है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेज। तो ग्लोब ट्रॉटर्स का मीनिंग क्या होता है, तो ग्लोब ट्रॉटर्स हम लोग उसको बोलते हैं जो पूरे देश विदेश में घूमता है। ठीक है,
टूरिस्ट टाइप का व्यक्ति है जो हर जगह घूमता रहता है, उसको हम लोग ग्लोब ट्रॉटर बोलते हैं। तो पीपल अगेंस्ट ग्लोबल फिलोसफी ये नहीं होगा। पीपल इंडल्जिंग इन ट्रैकरी, धोखेबाजी में जो संलिप्त तो ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट माइंड्स, बुद्धिजीवी मस्तिष्क, ये भी नहीं होगा। ट्रैवलर्स अराउंड दी वर्ल्ड, ये हमारा आंसर बनेगा। जो दुनिया भर में घूमता फिरता है उसको हम लोग ग्लोब ट्रॉटर बोल सकते हैं। तो इसको आप ग्लोब से याद कर लीजिए दोस्तों। ग्लोब की अगर बात करें तो जो ग्लोब है ये वर्ल्ड, पूरे संसार को ग्लोब होता है, तो वहाँ से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये इसकी एक ट्रिक हो गई याद करने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आपको बोला है कि वर्ड वो बताइए जो बेस्ट डिफाइन करे इस फ्रेज को। तो एक कर्टेन लेक्चर, तो कर्टेन लेक्चर का अर्थ होता है दोस्तों गुप्त में हुई बातचीत, ठीक है। जो प्राइवेट टॉक्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अ कर्टेन लेक्चर, ठीक है। प्राइवेट टॉक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ तौर पे बेबाकी से बोलना, तो ये तो नहीं होगा आंसर। वल्गर आइडियाज मतलब बेहुदा या भद्दे विचार, ये भी नहीं होगा। प्राइवेट स्कॉल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, तो ये इसमें कहीं ना कहीं आंसर बन सकता है। तो कर्टेन आप जानते ही हैं पर्दे को बोलते हैं। और कई बार होता है ना कि भी घर पे फादर ने आपने कहा कि भाई पापा ने मुझे आज लेक्चर सुना दिया, मतलब डांट दिया। स्कॉल्ड का मतलब वैसे भी क्या होता है, डांटना। तो प्राइवेट स्कॉल्डिंग, ठीक है, कि भाई ये गुप्त में डांट हुई किसकी, हस्बैंड की, किसके द्वारा, पत्नी के द्वारा। तो अक्सर पत्नियां अपने पतियों को डांटती हैं, तो वो वहाँ से आप इसको थोड़ा रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। तो एक कर्टेन लेक्चर का आंसर बनेगा प्राइवेट स्कॉल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ। अगला जो फ्रेज आपको दिया है दोस्तों वो है स्क्वायर पैग्स इन राउंड होल्स। तो स्क्वायर पैग्स इन राउंड होल्स, तो जैसा कि दिया है उसको समझ लेते हैं कि भाई एक राउंड होल है, गोल छिद्र है, उसमें आपने स्क्वायर पैग डाल दिया, तो क्या ये इसमें कभी फिट होगा, नहीं होगा। तो ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, कि एक वाकई में मददगार व्यक्ति, ये नहीं। चतुर व्यक्ति, पीपल इन रॉन्ग जॉब्स, ये इसका आंसर बन जाएगा। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ और मुझसे आप बोल दें कि भाई आप जो है एक्टिंग करके दिखाइए, तो मैं क्या हो जाऊँगा, स्क्वायर पैग इन राउंड होल, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, टीचर। तो इस तरीके से है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। अब 22-25 जो है यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज हुई है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये हमेशा एफकेट में आते हैं, आपको ध्यान करना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या होगा दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 से समझिए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 स्पेलिंग दी है एक ही वर्ड की, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो वर्ड यहाँ पे बोलना चाह रहा है इक्वानिमिटी, तो ये ए ऑप्शन वाला जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है, इक्वानिमिटी। अभी 2-3 दिन पहले 6 सितंबर को NDA 2 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, 1 और 2 दोनों एक साथ ही हुए थे इस बार। तो इसमें सिनोनिम में ये वर्ड पूछा गया था, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है, कूलनेस, कामनेस, ठीक है, पेशेंस, कंपोजर, धैर्य, और ठीक है, धैर्य से रिलेटेड वर्ड है। तो ये इस तरीके से रिपीट भी होते रहते हैं, कभी एफकेट का NDA में पूछ लिया, तो NDA का CDS में पूछ लिया, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से सॉल्व ज़रूर करने चाहिए। तो वो सॉल्यूशन भी मैंने NDA का पूरा डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा, इक्वानिमिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, EQUANIMITY। 23 में आपसे स्पेलिंग है वेटिनरी की, तो यहाँ पे वेटरिनरी की करेक्ट स्पेलिंग होगी VETERINARY। तो वेटरिनरी जो है ये बेसिकली रिलेट करता है जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं उनसे। 24 में स्पेलिंग है कॉन्वेंजियर, तो डबल N और डबल S आता है, और कॉन्वेंजियर का मतलब होता है कला का पारखी, जो आर्ट एंड कल्चर की अच्छी नॉलेज रखता हो। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 23 का भी सी ही है दोस्तों, और 22 का ए। 25 में आप देखिए मुनिफिसेंट, तो मुनिफिसेंट की करेक्ट स्पेलिंग है MUNIFICENT। मुनिफिसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रीमली काइंड, जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मुनिफिसेंट,
बहुत ज़्यादा दयालु। आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है अगेन इंस्ट्रक्शन, विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। ईडियम हम लोग मुहावरे को बोलते हैं दोस्तों। तो हमारे पास कुछ मुहावरे यहाँ दिए हुए, इनके करेक्ट मीनिंग हमको बताने हैं। फर्स्ट ईडियम है आपके पास इन ए जिफी। तो इन ए जिफी का मीनिंग वैसे तो क्या होता है, इन ए मोमेंट, यानी इंस्टेंटली, तुरंत, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि क्या यहाँ पे फिट हो सकता है। आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त, ये तो नहीं होगा। सडनली, अचानक, तो ये सडनली अचानक हो सकता है हमारा आंसर। इनफिक्स तो खुद एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कन्फ्यूजन में होना, कन्फ्यूज्ड। एप्रोप्रिएट का मतलब सटीक या सही। तो चारों ऑप्शन में सडनली सबसे नज़दीक था, अचानक ही आंसर बन सकता है। 27 ईडियम है अप टू द हिल्ट। तो अप टू द हिल्ट का मतलब होता है पूर्णतया। पूर्णतया को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, कंप्लीटली। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ और ईडियम्स है, उनके मीनिंग बताने हैं। ईडियम है मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है दोस्तों जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए अक्सर ये ईडियम यूज़ की जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो हु राइट्स टू मैनी लेटर्स ये नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट पर्सन ये नहीं होगा, पॉलिटिशियन ये नहीं होगा, अ लिटरेरी पर्सन, ये हमारा आंसर बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सैंग फ्रॉइड का मतलब वन हु इज कूल, काम, कंपोज्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, स्थिर हो, ठीक है, जो इसके अंदर क्या हो, कंपोजर हो, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं सैंग फ्रॉइड। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर बन जाएगा, कंपोजर। गो ऑन लीव, चेंज सडनली, मेक एन अटेम्प्ट, ये हमारे आंसर नहीं बन पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।